नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे बल्कि क्लासरूम में। 20 साल का जो कुछ भी तजुर्बा है मैं लगातार आपको नई नई वीडियोस में देता जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन वीडियोस को शेयर कर रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक जिन लोगों को ज़रूरत है। आज की वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, इसे लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश को शुरू करने के 5 सबसे आसान तरीके कौन से हैं। ये इंटरनेशनल लेवल की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे पूरे वर्ल्ड की अगर बात आप लें तो ये 5 तरीके ऐसे हैं। ज़्यादातर लोग टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, मोडास या ग्रामर में घुसना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं, बट उसके अलावा भी 5 तरीके ऐसे हैं हमारे पास जिनसे हम सीख सकते हैं। ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा और वीडियो दर वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि वो 5 तरीके आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, ऐसे न जाने कितने अनगिनत बच्चों को मैंने पढ़ाया है, हमारी टीम ने पढ़ाया है, जिनको इंग्लिश की ABCD भी नहीं आती थी। तो अगर आप उन बच्चों में से एक हैं, उम्र चाहे कोई भी हो, अगर आप उनमें से एक हैं तो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है कि अगर ABCD भी नहीं आती या इंग्लिश कभी नहीं जानते। तो 10 ऐसे सवाल आज की वीडियो में मैं लूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा ये 10 सवाल आपके लिए क्यों जानने ज़रूरी हैं। पहले वीडियो के पार्ट में मैं आपको 5 सवालों के जवाब दूंगा जिसमें वो सारी शंकाएँ, वो सारे डाउट्स जो अक्सर इंग्लिश सीखने वाले बच्चों के अंदर होती हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। बाकी 5 सवाल मैं वीडियो के पार्ट 2 में लूँगा और लास्ट में मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि 5 वो तरीके बताऊंगा जिनसे किसी बच्चे को, किसी भी पर्सन को अगर इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती तो सिर्फ एक ग्रामर ही वे नहीं है, टेंस सीखना एक वे नहीं है, उसके अलावा भी 5 तरीके और हैं जिनसे आप सीख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे कई तरीकों से हजारों लोगों को फायदा पहुंचा है, वो तरीके आप लोगों तक भी पहुंचे। गांव का बच्चा हो चाहे शहर का बच्चा हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे वो प्रोफेशनल पर्सन हो, मेरा ये वादा है आप लोगों से कि इस चैनल पर जितनी जानकारी मिलेगी आपको शायद ही वर्ल्ड के किसी और चैनल में मिले। हालांकि बात सुनने में थोड़ी अजीब सी लग रही है, लेकिन ये मेरे अंदर ये विश्वास क्यों है, ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि आप लोगों का प्यार है। 20 सालों के अंदर जो कुछ भी हजारों किताबें मैंने पढ़ी हैं, न जाने कितने टीचर्स को, न जाने कितने प्रोफेशनल मैनेजर्स और डॉक्टर्स को पढ़ाया है, तो उसके आधार पर उन लोगों ने जो फीडबैक दिया है, 15 किलोमीटर के एरिया में हजारों बच्चे जो पढ़े, उन बच्चों ने फीडबैक दिया है कि सर आपसे आसान तरीका कोई और बता ही नहीं सकता, हमने तो पाया ही नहीं। मैंने भी बड़ी बड़ी संस्थाओं में पर्सनली जाके इंटरव्यू लिया है, वहाँ पर देखा है, जानना चाहा है कि वहाँ क्या कोर्स है। तो शायद आप लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे। ता ते ती ता ते ती ये सारी चीज़ें बताते हैं, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उनमें बच्चे इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि उनके साथ ये समस्याएँ दूर नहीं हो सकती। खास मैसेज उन लोगों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्हें लगता है कि हमें इंग्लिश सीखनी तो है बट हमें कोई ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, या क्यों शुरू करें या कितने दिनों में आएगी, ऐसा नहीं है। एक रहस्य तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि जो लगता है हमें कि इंग्लिश अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना या लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही कम वोकैबुलरी की जरूरत होगी। मैं आपको बताता हूँ, कभी आपने सोचा है कि हिंदी में आपको कितनी वोकैबुलरी आती है? सोचिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी बच्चे को 1500 वर्ड्स की वोकैबुलरी पता होगी। अगर आप अपनी हिंदी में देखें तो आपकी वोकैबुलरी 1500 से ज़्यादा नहीं होगी। जी हाँ, जबकि हम इंग्लिश की डिक्शनरी देखते हैं या हिंदी की डिक्शनरी देखते हैं तो ऐसा लगता है इतनी मोटी डिक्शनरी है, इसे कौन याद करेगा, कैसे याद करेगा, कब तक आएगा, कैसे आएगा, क्या मैं बोल भी पाऊँगा, लिख भी पाऊँगा या नहीं। लिखने की इंग्लिश के लिए आपको थोड़ी वोकैबुलरी ज़्यादा चाहिए होती है। अमूमन ऐसे शब्दों की, यानी आप बहुत ही बेस्ट और इफेक्टिव वे में लिख पाएँ, उसके लिए कम से कम 3000 ऐसे वर्ड्स मेरे पास हैं जो मैं आपको वीडियो दर वीडियो दूंगा जिससे आप इंग्लिश को बेहतर वे में लिखना सीख। देखिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ आपको कि न जाने कितने ऐसे लोग हैं हमारे देश में, अगर मान लीजिए 125 करोड़ या 150 करोड़ लोग हैं, हिंदी तो सभी बोल लेते हैं लगभग, उसमें से 50 या 60% जनसंख्या तो हिंदी बोलती है, लेकिन वो क्या शायर हो सकती है? क्या वो गीत लिख सकती है? नहीं। शायद आप भी सहमत होंगे। उसका रीज़न है, हिंदी को जानना एक अलग बात है, उसको कलात्मक तरीके से इस्तेमाल करना एक अलग बात है। शायर भी उन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करता है लेकिन कलात्मक तरीके से, एक आर्ट है, वो उस आर्ट की तरह यूज़ करता है। हमें नॉर्मल वे में तो हो सकता है शायर ना बनना हो या उस हाई लेवल पर हमें इंग्लिश ना सीखनी हो जो न्यूज़ रिपोर्टर या मैगजीन्स में लिखते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स लिखते हैं, हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, वो बहुत ही डीप वोकैबुलरी, नए नए शब्द, रोज़ लगभग 150-200 नए शब्द आ जाते हैं, तो न्यूज़पेपर
पेपर में देखने को मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप बोलने वाली इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़्यादा नहीं, आप घबराइए मत। सिर्फ 1500 वर्ड्स ऐसे हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा, आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा कैसे उसका इस्तेमाल होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसका भी तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो जुड़े रहिए और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो लिखने की इंग्लिश है उसके लिए अगर आप बहुत ही इफेक्टिव वे में लिखना चाहते हैं, जैसे आपको ईमेल लिखने की जरूरत पड़ती है, आजकल आने वाला जो समय है वो लीडर्स का है, मैनेजर्स का है, प्रेजेंटेशन का है। तो आपको अगर स्लाइड्स बनानी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, तो अगर आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो प्रभावित करना कितना टफ है आज की तारीख में। हर कोई एक दूसरे ऊपर अपना प्रभाव छोड़ना चाहता है। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक अच्छे मैनेजर हैं, तो आप इस समस्या से जरूर रूबरू हुए होंगे कि कैसे हम अपने आप को इफेक्टिवली लैंग्वेज से पेश करें कि जिससे लोगों के ऊपर हमारा अच्छा प्रभाव पड़ सके। तो 3000 के आसपास आपको रिटेन इंग्लिश में चाहिए और 1500 के आसपास वोकैबुलरी आपको शब्दकोश चाहिए जिससे आप अच्छी इंग्लिश बोल सकें। हिंदी में भी मैंने आपको बताया कि 1500 वर्ड्स ही होते हैं, इससे ज़्यादा वर्ड्स नहीं होते हैं। आप ट्राई करके देख लें अपनी हिंदी को, उनमें से जो है 70% वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करते हैं। जैसे मैं एक लड़का हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता भी हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक हूँ, स्ट्रक्चर को अगर आप वहीं रखें तो लड़का या टीचर या भाई या बिजनेसमैन या ऐसे और अगर आप शब्द जोड़ते चले जाएं तो आप देखेंगे मैं एक हूँ वहीं है, बीच के शब्द खाली बदल रहे हैं। तो जो बेसिक वर्ड्स हैं दे आर ऑलवेज सेम। जो वोकैबुलरी है नई, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि उसमें से करीबन अगर आपके पास 14 या 1500 वोकैबुलरी हो जाती है अपनी, जो कि बहुत आसान है। इसको मैं करके भी दिखाऊंगा आपको और आप भी मेरे साथ करके दिखाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए आज उन 10 सवालों में से 5 सवाल आपके सामने मैं स्लाइड में रखना चाहूँगा, देख रहे हैं आप। पहला सवाल ये है कि कितने दिन में इंग्लिश या कोई भी भाषा एक पर्सन, बच्चा किसी भी उम्र में हो, वो सीख सकता है। दूसरा, टेंस होता क्या है। तीसरा, ट्रांसलेशन क्या होती है। चौथा, वर्ब क्या होता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है। पांचवा, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ये 5 चीज़ें जो आप देख रहे हैं इसके बारे में हम एक एक करके आज आपसे डिस्कस करेंगे ताकि ये समस्याएं आपके साथ हो। बाकी 5 वर्ड, जो 5 क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो पार्ट 2 में, पहले इनके जवाब, उसके बाद में सब वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि वो 5 तरीके कौन से हैं जिनसे हम इंग्लिश को सीख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। इवन अगर आप कॉपी पेंसिल ना लें तो भी आप सीख सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा, जुड़े रहिए। तो आइए मैं आपको पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगा, जो कि आप पहला कैप्शन देख रहे हैं, उस सवाल को पढ़िए, उसका जवाब मैं आपको देना चाहूँगा। तो पहला सवाल जो मैंने आपको बताया था, उस पहले सवाल में आप देखें कितने दिनों में इंग्लिश की भाषा आ सकती है। तो इसको मैं आपको 4 पॉइंट्स में इसके जवाब देना चाहूँगा। नंबर 1, आपको कितनी ज़रूरत है। अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आपका अपना बिजनेस है, जितनी अर्जेंसी है, फॉर एग्जांपल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या कैरियर से जुड़ी अगर बातें हैं तो आपको उतनी अर्जेंसी होगी। एक आम बच्चा जो कि 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ता है वो इतना जोश नहीं दिखाता है। इस बात का मैंने अनुभव किया है। इतने साल बच्चों को पढ़ाने के बाद वो कुछ महीने तो जोश में रहेगा या फिर एक ऐसी जगह देखना चाहेगा, जाना चाहेगा जहाँ पर जल्दी से जल्दी काम हो जाए। टेंसेस सीख लिए, नरेशन सीख ली, पर सर हमें तो इंग्लिश बनानी आई नहीं। तो अगर आपको ज़रूरत है कि आपको ये अच्छी तरह क्लियर है कि मेरी आने वाले फ्यूचर में, मेरे भविष्य के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इंग्लिश का लिखना और बोलना दोनों ज़रूरी है, जितना ज़्यादा क्लियर होगा आपको। अगर आप 1-2 जगह नौकरी कर चुके हैं तो आपको एक क्लियर भी हो चुका होगा। अगर आपने 1-2 जगह प्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत समझी होगी, दी होगी, तो उसमें जो समस्याएं होंगी, जो वर्ड्स और ग्रामर की जो मिस्टेक्स हुई होंगी, जो कमियां आपको पेश आई होंगी, उसने आपको एहसास दिलाया होगा कि इसको करना चाहिए। तो जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो थोड़े प्रैक्टिकल लोग हैं, वो बहुत जल्दी सीखते हैं। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि गोल बनाएं कितने दिन में करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए मेरे चैनल से जुड़े हैं, गोल बना लीजिए कि मुझे इतने दिन में इतने वर्ड्स, इतने सेंटेंस या इतने रूल्स करने ही करने हैं, तभी इसका आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज इसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। कुछ दिन तक करेंगे, कुछ दिन तक देखेंगे, फिर जैसा कि हर लक्ष्य के साथ होता है कि हम लक्ष्य बनाते हैं, जोश से बनाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो जोश ठंडा पड़ता जाता है। हमारी जो विल पावर है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाती है। फिर क्या होता है, साल या 2 साल बाद कभी आपकी लाइफ में ऐसा मौका आता है जब आपको अच्छे मौके मिलते हैं, जॉब में, बिजनेस में,
तो आप वहाँ पर पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। काश मैंने तभी सीख ली होती, काश मैंने इन चीज़ों को तभी गौर कर लिया होता। तो माय डियर, गोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिटर्न गोल। रिटर्न गोल का मतलब ये होता है कि इस दुनिया में 98% लोग ऐसे हैं जिनके पास गोल है ही नहीं। वो विश या ड्रीम को, यानी अपनी इच्छा को या अपने सपनों को ही गोल समझ लेते हैं। उसके लिए एक फिक्स पीरियड, एक फिक्स रूटीन नहीं बनाते, सिस्टम नहीं बनाते। खासकर मैं युवाओं को बताना चाहूँगा। इसके अलावा अगर आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, मतलब 35 है, 40 है, 45 के आसपास है, तो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ इंग्लिश नहीं, हिंदी, चाइनीज़, जापानीज़ कोई भी भाषा अगर आप सीखेंगे तो सीखने के लिए कभी देर नहीं होती है। कबीर कहे कब से सही, जब से चेतो तब से सही। तीसरा पॉइंट कि एक कॉपी और एक पेन लीजिए अपने साथ। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वो चैनल्स पे जाकर कोई ऐसा तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा चैनल दिखाई दे, कोई ऐसी जगह दिखाई दे जहां मैं जाकर बस फटाफट कोई ऐसी ट्रिक्स ढूंढ लूँ, कोई ऐसा जादू हो जाए, चमत्कार हो जाए कि बस मैं सीख जाऊं। दूसरा, कई बच्चों को ये लगता है कि हम टेंस और ग्रामर तो जानते हैं लेकिन सर उसके बाद भी हमें बनाना नहीं आता। तो उन बच्चों के लिए संदेश है कि आप टेंस और ग्रामर अगर बनाना जानते भी हैं तो माय डियर, मुझे तो आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसे टेंस बिल्कुल परफेक्ट आता हो या ग्रामर बिल्कुल परफेक्ट आता हो। इवन मैं अपने बारे में ये बात नहीं कह सकता कि मुझे परफेक्ट इंग्लिश आती है कि 100% की कोई कभी कमी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप जितना ज़्यादा, ये एक आर्ट है। शुरू में जब आप ट्रांसलेशन या ग्रामर सीखते हैं तो वो आपका एक बेस है, लेकिन जैसे जैसे उसकी गहराइयों में जाते हैं आप तो एक आर्ट में कन्वर्ट होने लगता है। आपकी भाषा प्रभावशाली होने लग जाती है और दूसरों पे अपना प्रभाव छोड़ती है। और जब अपना प्रभाव आप दूसरों पे छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपको कामयाबी मिलनी ही होती है। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, आप संसार में देखिए जितने भी बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, जितने भी बड़ी शख्सियत हुई हैं, जो ग्रेट ऑरेटर्स कहलाए, वो हमेशा एक अच्छे पब्लिक स्पीकर थे। उनकी बोलने की शक्ति, उनके लिखने की प्रभावी शक्ति बहुत ही प्रभावशाली थी। लोग उससे बहुत इंप्रेस होते थे और उनके पीछे पीछे चल देते थे। उनको सुनना, उनको जानना पसंद करते थे, उनके साथ होना पसंद करते थे। तो अगर आपको आर्ट पाना है तो एक सिंपल नॉलेज में और किसी आर्ट में फ़र्क है। एक सिंपल भाषा को जानने में और एक शायर होने में जो फ़र्क है वो एक सिंपल ट्रांसलेशन या सिर्फ ग्रामर को सीखने से और एक प्रभावशाली वक्ता या अगर आप कोई रिटन वर्क कर रहे हैं उसमें बहुत फ़र्क है। तो होपफुली आप, चौथा पॉइंट, आप वीडियो से जुड़िए, एक पेन और कॉपी लीजिए और उसमें से एक जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको बनाकर उनको डिफरेंट वर्ड्स के साथ यूज़ करना सीखिए। इसमें कोई कोताही मत बरतिए, लापरवाही मत बरतिए। विशेषकर से जो टीनेजर्स हैं उनके लिए मैसेज है। चौथा, जो काम आपको दिया है वो काम आपको करना ही करना है। बच्चे ऐसा नहीं करते, वो प्रैक्टिस करने के बजाय खाली रूल समझ लेते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे इंग्लिश आ गई है। तो खाली ऐसा ना करें। जो आपने गोल बनाया है प्रैक्टिस करें, जो आपने रूल सीखे हैं अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाएं, जितना हो सके बढ़ाएं, क्योंकि डिक्शनरी आपके हाथ में है। मान लीजिए क्लासरूम में आप मेरे साथ किसी चीज़ को सीख रहे हैं, हो सकता है आप मेरी वीडियोस पे डिपेंड हो, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को सीख के डिक्शनरी लें, रीडिंग करें, इसके अलावा राइटिंग करें, एक हैबिट बना लें, तो आप इन चीज़ों को कई गुना ज़्यादा तेज़ और जल्दी सीखेंगे। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। तो ये जो 4 मैंने बातें बताई हैं, इन चारों चीज़ों का ध्यान रखें। एक बार फिर रिपीट करिए। नंबर 1, कितनी ज़रूरत है आपको उसको समझिए। आज हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि इस भाषा की, इस कला की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कल जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे या जब आप लाइफ में कोई बिजनेस करेंगे, कोई भी ऐसा काम करेंगे जहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत होगी, तो आपको अफसोस होगा कि काश मैंने उसी टाइम ये मेहनत करके ये चीज़ें सीख ली होती, तो आज इसको मैं यूज़ करके मैं एक अलग मुकाम पर पहुँच गया होता। दूसरा, गोल बनाइए। गोल बहुत ज़रूरी है। गोल नहीं है तो एक दिन तो आप 4 घंटे पढ़ लेंगे, 2 घंटे पढ़ लेंगे, बट दूसरे दिन हो सकता है आप बिल्कुल ना पढ़ें। बहानेबाजी, हमारी गोल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बहानेबाजी और आलस, ये 2 ही चीज़ें हैं। आलस में करना ही नहीं है, बहानेबाजी में सभी कर लूँगा, अभी कर लूँगा, इसलिए नहीं कर पाया, इसलिए नहीं कर पाया। बहानेबाजी और आलस हमारे लक्ष्य तक पहुँचने के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तीसरा, मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी भी वीडियो से जुड़ना चाहते हैं, सिंपल सी बात है, तो आप शॉर्टकट मत ढूंढिए। मैं आपको अपनी वीडियोस में भी बताऊंगा, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे मैं गारंटी देता हूं कि कुछ ही वीडियोस में आप 1000 के आसपास सेंटेंस बनाने लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 वीडियो में।
अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आगे आने वाली वीडियोस में देखिए मैं इस बात को साबित भी करूँगा। और चौथा पॉइंट क्या था कि जो काम दिया जा रहा है उसको करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, उतना तो करिए ही करिए, कुछ एडिशनल वर्क भी साथ में ज़रूर करिए। तो आइए अब हम अगली स्लाइड देखते हैं जिसमें आपको अगले सवालों के जवाब मिलेंगे। अब इस स्लाइड में हम देखते हैं कि टेंस होता क्या है। जो अगला सवाल है मैंने आपको बताया था टेंस क्या होता है। ज़्यादातर बच्चे कहते हैं सर हमें टेंस आता है। 2-3 चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। टेंस, ट्रांसलेशन, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये सारी चीज़ें एक ही परिवार के सदस्य हैं। टेंस का मतलब क्या होता है, कई बच्चे हिंदी टू इंग्लिश सीख रहे हैं और इसे सोच रहे हैं कि ये टेंस है। ये टेंस नहीं है, ये ट्रांसलेशन कहलाती है। टेंस का मतलब होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू मस्ट नो द लेवल ऑफ द एक्शन, अबाउट द एक्शन वर्ड, यानी जो वर्ब है उसके बारे में आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए राइट है, राइट, रोट, रिटन, इसकी 3 फॉर्म है। दिस इज नोन एज टेंस, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। इसके कितने फॉर्म्स होते हैं देखिए, एज आर एम भी लगता है, आईएनजी भी लगता है, ये सारी चीज़ें जो हैं टेंस कहलाती है। टेंस बनाने से आपको इंग्लिश नहीं आ जाती, क्योंकि टेंस सिर्फ एक पार्ट है। इसके अलावा नरेशन है, एक्टिव पैसिव है, मोडाल्स हैं, कंजक्शंस हैं, डिटर्मिनर्स हैं, प्रोनाउंस हैं, बहुत सारी ऐसी बातें इसके अलावा सीखने को मिलेंगी। टेंस को सीखने के बाद आप सिर्फ इतना सीख जाते हैं कि किस सेंटेंस में कौन से वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है। जैसे मैं स्कूल डेली जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली, यहाँ गो की जगह वेंट नहीं लगा, गो की जगह गोज नहीं लगा, आई के साथ गो लगता है। तो वर्ब की कौन सी करेक्ट फॉर्म लगती है, किस सब्जेक्ट के साथ, हमें कौन सा एक्शन किस लेवल में दिखाना है और किस टाइम के साथ दिखाना है, टेंस सिर्फ ये बताता है हमें। ये वो जैसे मोडाल्स के बारे में नहीं बताता, मोडाल्स एक अलग चीज़ है। जैसे मैं 8 बजे स्कूल जाता हूँ और मैं 8 बजे स्कूल जा सकता हूँ पर जाता नहीं, दोनों बातों में फ़र्क है। एक में आपने टेंस सीखा जिसमें आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जो कि टाइम बता रहा है, जाने का टाइम बता रहा है, उसका लेवल बता रहा है कि एक रूटीन वर्क है। लेकिन दूसरे में मैं स्कूल जा तो सकता हूँ बट जा नहीं रहा, ये एक तरह से हमारी एबिलिटी को दिखा रहा है। तो मोडाल्स एक अलग सेक्शन है, वो हम आगे चल के सीखेंगे। तो टेंस सीखने से इंग्लिश नहीं आती। मैं एक बार फिर आपको क्लियर कर दूं, टेंस एक पार्ट है, पूरी भाषा का एक छोटा सा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लेकिन एक छोटा सा पार्ट है। टेंस का मतलब ये होता है कि आपको एक सेंटेंस इंग्लिश में दे दिया गया, उसमें जो वर्ब दी गई है उसको, वर्ब की जो 4-5 फॉर्म्स होती हैं, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स, टू राइट, ये जो डिफरेंट वर्ब की फॉर्म्स हैं उसमें से कौन सी करेक्ट फॉर्म उस सेंटेंस में फिट होगी, दिस इज ऑल अबाउट टेंस। ये टेंस होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो टेंस सीखना मतलब इंग्लिश नहीं आना, इंग्लिश का सिर्फ एक पार्ट आना। तो इस गलतफहमी को पहले आप दूर करिए, अगर है तो, और जिनको नहीं है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको भी कुछ सीखने को मिला होगा इस बात से। तो आइए तीसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं जिसका है ट्रांसलेशन। सर मैं बहुत ट्रांसलेशन सीखता हूँ, इंग्लिश बनानी मुझे नहीं आती। ट्रांसलेशन का मतलब होता है एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना, हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में, या जापानीज़ को इंग्लिश में, इंग्लिश को रशियन में, रशियन को जर्मन में। ट्रांसलेशन को कई सारे लोग ये सोच लेते हैं कि ये वर्ड सिर्फ, ये टर्म जो है सिर्फ इंग्लिश भाषा के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि किसी भी एक भाषा को ट्रांसलेट करके दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर देना। जैसे हिंदी में है मैं खेल रहा हूँ, तो इसकी ट्रांसलेशन हमने बना दी आई एम गोइंग। तो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया टेंस में और ट्रांसलेशन में क्या फ़र्क है, एक बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता, तो मैंने सोचा इसका जिक्र मैं ज़रूर कर दूँ। टेंस मीन्स होता है हाउ टू यूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ट्रांसलेशन का मतलब होता है हाउ टू ट्रांसलेट वन लैंग्वेज इनटू अनदर। दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। फिर भी ये बहुत बड़ी भाषा के लिए जो हमें ग्रामर चाहिए, एक भाषा का एक बड़ा रूप है जो हमें ग्रामर चाहिए, उसका एक सिर्फ एक पार्ट है। उस पार्ट को सीख लेने से आप इंग्लिश बनाना नहीं सीख जाएंगे, वो सिर्फ उसमें कुछ रूल्स हैं। जैसे टेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हैं, करीबन हमें 200-250 वर्ब्स तो चाहिए। अगर हम थोड़ा सा इफेक्टिव वे में लिखना या बोलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए। लेकिन ट्रांसलेशन का मतलब सिर्फ ये होता है कि एक भाषा को आपने दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर दिया, इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। आइए तीसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप स्लाइड देख रहे हैं अपनी। वर्ब क्या होता है?
अब वर्ब दिखने में तो एक छोटा सा वर्ड है, वर्ब क्या होता है, सुना बहुत है जी, वर्ब आने चाहिए सेंटेंस में, वर्ब के कंप्लीट नहीं हो सकता। वर्ब कई तरह के होते हैं, वैसे तो 20 तरह के होते हैं, आप मेरी बाकी सारी वीडियोस में देखिए 20 तरह के वर्ब होते हैं, लेकिन जब इंग्लिश की शुरुआत आप कर रहे हो तो आपको सिर्फ 2 तरह की वर्ब की बहुत ज़रूरत होती है। नंबर 1 एक हेल्पिंग वर्ब, नंबर 2 एक एक्शन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये होता है जैसे हिंदी में होता है मैं खा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं कल आऊँगा, तो जैसे खा के साथ ऊँगा, ता लगता है, ते लगता है, रहा हूँ लगता है, रही हूँ लगता है। आमतौर पर हम इन बातों को गौर नहीं करते कि इन्हें वर्ब्स कहा जाता है, क्योंकि बचपन से हम इन्हें सुन रहे हैं, बचपन से हम इन्हें पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक आदत बन चुकी है, तो हम गौर नहीं करते, इसे वर्ब कहते हैं। आप किसी हिंदी बोलने वाले से पूछिए, एक रिक्शे वाले को लीजिए आप, वो भी हिंदी बोलता है, लेकिन अगर आप उससे पूछेंगे कि वह सर्वनाम है तो उसे नहीं पता। रहा हूँ, चुका हूँ, ये जो आप लगा रहे हैं ये टेंस है, उसे नहीं पता, या ट्रांसलेशन है, उसे नहीं पता। आप ये कहेंगे खा, आ, जा, पी, ये सारी चीज़ें क्या वर्ब हैं, उसे नहीं पता, बट वो यूज़ कर रहा है। तो वो यूज़ कैसे कर रहा है? क्योंकि उसे पता है कि बचपन से वो सुन रहा है, बचपन से वो इस चीज़ को रिपीट कर रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, यानी सुन रहा है और उस चीज़ को यूज़ भी कर रहा है, रिपीट कर रहा है। रिपीटिंग एक बहुत ही कॉमन हैबिट है, एक ऐसी आर्ट है जिससे ज़्यादातर लोग नेटिव स्पीकर्स जो है वो रिपीटिंग के थ्रू ही सीखते हैं। अनएजुकेटेड है, अनपढ़ है, लेकिन उसके बाद उस भाषा को बोल लेता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब से वो पैदा होता है उसी भाषा के माहौल में वो पला है, उसी को सुनता है, उसी को रिपीट करता है, इसलिए वो बड़ी आसानी से जान जाता है। वर्ब क्या होता है? वर्ब मीन्स एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये करीबन 20-22 के आसपास है संख्या में, एग्जैक्टली थोड़े और कम ज़्यादा हो सकते हैं। ये वो वर्ब्स होते हैं जो हमारे भाव को दिखाते हैं, समय को दिखाते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे जो कैन है वो स्पीक के साथ मिलके दिखा रहा है कि मैं सकता हूँ, कोई काम कर सकता हूँ, मुझे जानकारी है तो मैं कर सकता हूँ। आई एम रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग में एम लगा हुआ है, ये वर्ब हेल्पिंग इसलिए है क्योंकि रीडिंग के साथ ये बता रहा है कि हूँ, यानी समय बता रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। अगर यहाँ एम हेल्पिंग वर्ब किस लिए, एक बार और गौर करिए, यहाँ पे एम की जगह अगर मैं वॉज लगा दूँ तो आई एम रीडिंग की जगह आई वॉज रीडिंग हो जाएगा, मतलब ही चेंज हो जाएगा पूरा। आई एम रीडिंग का मतलब हुआ मैं पढ़ रहा हूँ। आई वॉज रीडिंग का मतलब हुआ मैं पढ़ रहा था। रीडिंग वही है, आई वही है, बदला क्या? खाली इज और वॉज, इसलिए इसे हेल्पिंग कहा जाता है। ये हमारी हेल्प करता है ऐसे सेंटेंसेस को लिखने में या बोलने में जिससे हम टाइम के बारे में बता सकते हैं। अब जैसे आपने मेरे से पूछा कि आप ये लेसन सर अभी बता दीजिए, मैंने कहा नहीं, ये लेसन मैं कल बताऊंगा। आई विल टीच यू टुमारो, आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो। अगर मैं यहाँ विल ना लगाऊं, एम लगा दूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं फ्यूचर की बात करना चाहता हूं तो उसके लिए विल बना है। विल हेल्प कर रहा है मेरे को अपनी बात को कहने में कि ये काम मैं फ्यूचर में करूँगा। अगर विल ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वर्ब, हेल्पिंग और एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड क्या है? जैसे आई एम प्लेइंग, प्ले से बना है प्लेइंग। अगर मुझे प्ले ही ना पता हो तो प्लेइंग नहीं बनाऊंगा, लेकिन प्ले के साथ अगर मैं इज, आर, एम, वॉज, वर, विल लगाऊंगा तो हर बार सेंटेंस का अर्थ बदलता चला जाएगा। इज लगाऊंगा तो मैं खेल रहा हूँ, वॉज लगाऊंगा तो खेल रहा था, विल लगाऊंगा तो खेलूंगा। देखा आपने ये कैसे हेल्प कर रहे हैं? एक्शन वर्ड वही रहता है, साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है वो टाइम और उस एक्शन का क्या लेवल चल रहा है, पूरा हुआ या नहीं हुआ है, उसका लेवल क्या है, लेवल ऑफ कंप्लीशन क्या है, वो नहीं पता चल रहा है। तो ये वर्ब्स उनकी हेल्प करते हैं। तीसरी चीज आप देख रहे हैं वर्ब के बारे में, आपने जाना कि इसमें 2 परिवार हैं, हेल्पिंग और एक्शन। एक्शन वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ब ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये 200, 300, 400, 500, 700, 800, 1000, 1200, 1500 भी हो सकते हैं, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये गिनती के 20 या 22 ही होते हैं। इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, मस्ट, हाउ टू, नीड, डेयर, ये सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ये हेल्पिंग वर्ड्स कहलाते हैं। ये जो एक्शन वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ड्स मतलब कि जो काम हम करते हैं, जैसे रीड, पढ़ना, ये एक्शन वर्ड है। इसमें हम कुछ कर रहे हैं,
कुछ मेंटली एक्शन भी होते हैं, जैसे थिंक, लुक, इसमें हम कोई काम नहीं कर रहे। थिंक, जैसे मैं बैठा हूँ, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, सोचने में मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसे एक्शन वर्ड ही कहा जाएगा, क्योंकि किसी न किसी काम को ये वर्ड बताते हैं। खाना, पीना, आना जाना, सोचना, बैठना, हेल्प करना, एग्री करना, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, समझना भी एक एक्शन वर्ड है, क्योंकि समझना एक प्रोसेस है। तो ये सारे जो एक्शन वर्ड हैं ये कुछ ज़्यादा होते हैं, ये जितना ज़्यादा आप जानेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी भाषा के लिए। हेल्पिंग वर्ब लिमिटेड